नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। देहरादून में यूसीसी की समीक्षा बैठक हुई। देहरादून में समान नागरिक संहिता लागू करने में अधिकारियों और कर्मचारियों को आ रही व्यवहारिक समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। हरिद्वार पहुंचे शासन सचिव वी षडगुमन ने सीसीआर में जिले भर के रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के साथ मीटिंग की। हरिद्वार जिले में नगर निकायों और ग्राम पंचायत में यूसीसी के रजिस्ट्रेशन को लेकर आ रही दिक्कत के बारे में सुझाव मांगे गए। मीटिंग में सब रजिस्ट्रार के द्वारा एड्रेस प्रूफ, विवाह रजिस्ट्रेशन और अन्य प्रमाण पत्र की वजह से रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी दी गई। सचिव वी षडगुमम ने सभी सुझावों पर अमल करने की बात कहते हुए सब रजिस्ट्रारों से बिना कारण किसी रजिस्ट्रेशन रद्द न करने के निर्देश दिए। इसमें हम लोग यूसीसी एक्ट लागू करते हुए लगभग 1 महीना हो गया है। इसमें अभी हमारा सब रजिस्ट्रार और नोडल अधिकारी सभी लोग का आईडी वगैरह बन चुका है और आईडी प्रॉपर वे में काम कर रहा है। और इसमें हम लोग इनका ट्रेनिंग भी कराए गए थे और इनका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कराए गए थे। और बीच में हमारा टेक्निकल टीम है आईटीडीए की, जो टेक्निकल प्रॉब्लम आता है उनका तुरंत तत्काल निराकरण करता है। इसी प्रकार का हमारे पास पूरा डिस्ट्रिक्ट से लेकर और मुख्यालय तक इसका मॉनिटर करने के लिए हमने एक प्रॉपर सेटअप बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सतीश कोठारी। सतीश, व्यवहारिक समस्याएं किस तरह की आ रही हैं? देखिए, मैं बात करूं यूसीसी को लेकर, लगभग 1 महीना हो गया उत्तराखंड में लागू हुए। तो ये प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू हुआ। अब इसमें जो मॉनिटरिंग होनी है, जो जहां रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है, वो रजिस्ट्रेशन जैसा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कई बार ये सर्वर डाउन होता है, कई बार कुछ दिक्कतें हो रही हैं। तो लेकिन वो अधिकारियों का कहना है कि हमने धीरे धीरे जो ये है सारी सिस्टम में सारे उसमें अपलोड किया जाएगा और सभी जन को पढ़ने को भी मिलेगा। और क्योंकि अभी अधिकारियों की कमी है, नोडल अधिकारी रखे जा रहे हैं और जो कहीं पे दिक्कत होती है तो बकायदा वहाँ पे नोडल अधिकारी से पूछिए या अन्य कोई जो अधिकारी हैं जो इसके लिए रखे गए हैं उनके लिए अगर, क्योंकि अभी पूरा स्टाफ नहीं रखा गया है यूसीसी को लेकर। और सच ये है कि अभी लोगों को ज्यादा ज्ञान भी नहीं है, तो धीरे धीरे जो है ज्ञान आएगा और धीरे धीरे नोडल अधिकारी समझेंगे। कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस तरीके से लगातार ये जो है यूसीसी का जो मामला है तब जाके पूरे प्रदेश में सबको समझ आएगा। जी, बैठक में किस तरह के सुझाव दिए गए? देखिए, बैठक में ये सुझाव दिए गए हैं कि बैठक में ये है कि हर जगह नोडल अधिकारी होंगे, सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी और जहां जहां रखे जाने हैं वहां जो है बकायदा उन अधिकारियों को बिठाया जाएगा जो जिन लोगों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। ये नहीं कि मतलब हर किसी को बिठा दिया कि यूसीसी का ज्ञान देना शुरू कर दिया उसने। वो जो है पहले बकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। जो 5 सदस्यीय टीम थी उनके अंडर जो ये सारे रहेंगे और वो जो है धीरे धीरे ट्रेनिंग दे के अलग अलग जगह भेजे जाएंगे, अलग अलग जिलों में भेजे जाएंगे, जैसे 13 हर ब्लॉक में भेजे जाएंगे। तो इस तरीके से किया जाएगा कि प्रत्येक ब्लॉक में ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर सभी अधिकारी पहुंचेंगे और बिना ट्रेनिंग का कोई भी नहीं जाएगा। अगर उसमें 5 लोगों का स्टाफ है तो उसमें 2 लोग बिल्कुल ट्रेंड जाएंगे और 3 लोग ऐसे जाएंगे जो उनके अंडर काम करेंगे। तो इस तरीके से काम होगा, तब जाके पूरा प्रोसीजर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, हमें यह जानकारी देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी हम लेंगे। रुद्रपुर में बीजेपी मंडल अध्यक्षों का स्वागत हुआ। बीजेपी के नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का नगर निगम में महापौर विकास शर्मा, जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, पूर्व महापौर रामपाल सिंह सहित बीजेपी पार्षदों ने फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। मेयर विकास शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष धीरेश गुप्ता, मंडल अध्यक्ष सुनील ठुकराल, जगदीश विश्वास एवं मुकेश पाल का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर महापौर विकास शर्मा ने कहा कि रुद्रपुर में चारों मंडल अध्यक्षों पर तेज तर्रार, कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ताओं को कमान सौंपी गई है। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि चारों मंडल अध्यक्षों के अनुभवों का लाभ पार्टी को मिलेगा और पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पहले से भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। महापौर ने कहा कि भाजपा हर कार्यकर्ता को काम करने का अवसर मिलता है।
ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यवीर सरकार जुड़े हैं, माफ़ कीजिएगा सत्यजीत सरकार जुड़े हैं। सत्यजीत, बीजेपी के नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों ने किस तरह के संदेश दिए? जी जी, अगर आपको बात करें जिस प्रकार से अगर कल उनका रुद्रपुर में यहाँ पे अच्छा खासा भव्य स्वागत किया गया है, उसमें 4 मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। अगर बात करें इससे पहले 3 मंडल अध्यक्ष रुद्रपुर में थे, लेकिन अगर इसी अब की बार बात करें इसमें 1 मंडल अध्यक्ष में सब बनाया गया, जिसमें 4 मंडल अध्यक्ष इसमें तैयार कर दिया गया, बनाया गया, जिसको लेकर कल जो मेयर विकास शर्मा है और जो रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और जिस प्रकार से बात करें कमल जिंदल हो गया भाजपा के जिलाध्यक्ष, उनके तमाम कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे और बाकी सब लोग पहुंचे थे, भाजपा के समस्त कार्यकर्ता। अगर बात करें वहाँ पे 40 पार्षद भी पहुंचे थे, सब लोग मिलकर वहाँ पे जो 4 जो मंडल अध्यक्ष उनको सबसे पहले माला पहनाकर उनको शुभकामना दी, बधाई दी। लेकिन अगर बात करें ये मंडल अध्यक्ष 2027 के चुनाव को देखते हुए इनको बनाया गया। अगर बात करें इस बार उसमें ये बैठक में स्पष्ट कहा गया है कि 2027 में सब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जीत हासिल करके यहाँ पे उत्तराखंड दोबारा से भाजपा के मुख्यमंत्री बनाना है। सत्यजीत, बहुत बहुत धन्यवाद हमें यह जानकारी देने के लिए। देहरादून में जन औषधि दिवस मनाया गया। भारत में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है, जिसका केंद्र बिंदु है जन औषधि दिवस। हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है। इस साल भी 7 मार्च को औषधि दिवस मनाया गया। इस दिन जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने और इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन समर्पित है। जन औषधि केंद्र जो देश भर में फैले हुए हैं, आम नागरिकों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जन औषधि दिवस पर कहा कि 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के माध्यम से हर दिन 10 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है, जिससे नागरिकों को लगभग 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो दर्शाता है कि ये योजना आम आदमी के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो रही है। इसी दिशा में काम करते हुए 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने की योजना है। उत्तराखंड में भी इस मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जन औषधि दिवस को 1 सप्ताह तक चलने वाले उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है अंत्योदय का, कि जो पंक्ति में आखिरी खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक सुविधाएं पहुंचे, वो सुविधाओं के लिए भटके ना। चाहे वो आप कोरोना की वैक्सीन देखिए, चाहे वो आपका आयुष्मान कार्ड योजना देखिए, आपने औषधि केंद्रों की बात करी, हम सौभाग्य योजना की, आपके इतनी सारी केंद्र की योजना है जिससे कि हमारा अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है। जो गरीब व्यक्ति दर दर भटकता था पहले, उसको आज भटकने की जरूरत नहीं है। और इस बजट में भी जो केंद्र ने बजट पेश किया, उसमें भी आप देखिए कि जो प्रमुख दवाइयाँ थी, कैंसर की दवाई थी, इन सब पे भी आपने उनको ड्यूटी कट किया है ताकि वो सस्ती हो सके और आम आदमी के लिए भी अफोर्डेबल हो सके। तो लगातार प्रधानमंत्री जी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री चुन के इस देश के आए हैं, तो ये यही दिखा रहा है कि देश की जो जनता है, 140 करोड़ लोग हैं, उनका विश्वास, उनका आशीर्वाद, उनका समर्थन प्रधानमंत्री जी के साथ। वहीं हमारे साथ सतीश कोठारी लगातार बने हुए हैं। सतीश, जन औषधि दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, जन औषधि दिवस जो है प्रधानमंत्री मोदी का विजन है और जन औषधि को लेकर जो बढ़ावा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि लोगों को सस्ती दवाई और जेनरिक दवाइयां, जिस तरीके से प्रदेश में हर जगह जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जैसे मैं यहाँ दून हॉस्पिटल में देखूं, कोरोनेशन हॉस्पिटल में देखूं, या अन्य कई हॉस्पिटल हैं जहाँ जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। काफी जगहों पे प्रदेश में जन औषधि केंद्र है और बल्कि मैं तो अगर ये भी कहना चाह रहा हूँ कि प्रदेश के हर कोने में होना चाहिए वो जन औषधि केंद्र। बहुत लाभ मिलता है प्रदेश के उन गरीब लोगों को, उन निचले तबके लोगों को जो कि वहां से दवाइयां लेते हैं और बहुत सस्ती दवाइयां मिलती हैं। 50% छूट अगर किसी दवाई पे मिलती है तो इलाज में बहुत सुविधा होती है और लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। तो लोगों को इस तरीके के जो जन औषधि की दवाइयां केंद्र हैं वो प्रदेश में बहुत ज्यादा होने चाहिए और प्रदेश में जन औषधि को लेकर जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर इस तरीके से बढ़ावा दिया जाए तो प्रदेश की हर जनता को जो सस्ती दवाइयां मिलेंगी। अगर सरकारी हॉस्पिटलों में कुछ दवाइयां नहीं मिलती तो जन औषधि केंद्र में जाके जिस तरीके से उन दवाइयां मिल जाती हैं और सस्ती मिल जाती तो बहुत फर्क होता है उन मरीजों के लिए। जो गरीब लोग हैं, जो इतनी महंगी दवाइयां अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जी सतीश, हमें यह जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जिला मुख्यालय पौड़ी में पुलिस आरक्षी के तहत आयोजित शारीरिक नापजोक व दक्षता भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई। भर्ती परीक्षा के अंतिम दिन 45 अभ्यर्थी मौजूद हुए, जिसमें 40 सफल और 5 फेल हो गए। पौड़ी नगर के कंडोलिया मैदान में बृहस्पतिवार को भर्ती के दौरान घायल और विभिन्न परीक्षाओं के लिए मेडिकल देने वाले 45 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता एवं नापजोक परीक्षा हुई। पुलिस विभाग के मुताबिक 24 फरवरी से 6 मार्च तक यह परीक्षा हुई, जिसमें 37,007 अभ्यर्थियों ने पौड़ी जिले से आवेदन किया था, जिसमें से 2,764 ने भर्ती में प्रतिभाग किया। बताया कि पौड़ी जिले से शारीरिक नापजोक व दक्षता भर्ती परीक्षा में 21,005 अभ्यर्थी पास हुए, जबकि 659 असफल रहे। बताया कि सभी सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा चयन आयोग द्वारा की जाएगी। जनपद पौड़ी गढ़वाल में कुल 11 दिवस की जो ये भर्ती परीक्षा थी उसका यहाँ पर करवाई गई है। ये 24 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक की भर्ती की प्रक्रिया हमारे ज़िले में करवाई गई है, जिसमें कुल 3,700 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन पत्र जमा करवाए थे और कुल 2,764 अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और कुल 2,107 ने अपनी फिजिकल परीक्षा को आज उत्तीर्ण किया है। आज आखिरी दिवस में जो भी मेडिकल से संबंधित या किसी अन्य कारण से जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, उनका आज उनकी परीक्षा करवाई गई है। इस पूरी परीक्षा की कार्रवाई को सक्सेसफुली संपूर्ण करने के उपरांत आज उसकी सूचना को संकलित करते हुए माननीय आयोग और पुलिस मुख्यालय को भेजा जाए। चमोली में वैकल्पिक पुल बनकर तैयार हो गया है। गोविंद घाट से लोकपाल साहिब और फूलों की घाटी सहित पुलना वैली को जोड़ने वाला अलकनंदा नदी पर बने एकमात्र मोटर पुल के भूस्खलन के चलते क्षतिग्रस्त होने के बाद संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा 72 घंटे से भी कम समय में अलकनंदा नदी के ऊपर वैकल्पिक पुल की व्यवस्था करते हुए पुलना घाटी के लिए पैदल आवाजाही सुचारू कर दी है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि फिलहाल पैदल आवाजाही इस वैकल्पिक पुल से सुचारू हो चली है। ऐसे में पुलना घाटी के ग्रामीण और श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने भी थोड़ी राहत की सांस ली है। वहीं पुलना गांव में विद्युत आपूर्ति भी बहाल होने की खबर है। पीडब्ल्यूडी जल्द मोटर मार्ग के लिए पुल का कार्य शुरू कर सके, इसके लिए शासन प्रशासन से डीपीआर के बाद की कार्यवाही अमल में लाने की बात समन्वय स्थापित किया जा रहा है। पौड़ी में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में भारतीय संस्कृति में निहित मौलिक मूल्य एवं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में उनकी प्रासंगिकता विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृत विद्यालय देवप्रयाग के निदेशक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। भारतीय संस्कृति के मौलिक मूल्य वक्ताओं ने भारतीय सभ्यता की प्राचीन परंपराओं, नैतिक मूल्यों और सामाजिक संरचना पर जोर दिया। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में योगदान चर्चा हुई कि कैसे भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों को अपनाकर समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाया जा सकता है। संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत भाषा और शास्त्रों की प्रासंगिकता पर जोर दिया गया। विशेषकर आधुनिक शिक्षा और नैतिक विकास पर भी जोर दिया गया। जो कार्यक्रम है द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय संस्कृति में निहित मौलिक मूल्य और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में उनकी प्रासंगिकता विषय पर यह संगोष्ठी भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद दिल्ली के सौजन्य से और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के वित्तीय सहयोग से ये संगोष्ठी हमारे द्वारा यहाँ आयोजित की गई। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो भारतीय हमारी संस्कृति है, उसका किस प्रकार से प्रचार और प्रसार हो, किस प्रकार से यह भारतीय संस्कृति जन जन तक पहुँचे
अपने जो मूल्य हैं उनको पहचाने, इस विषय को लेकर के ये संगोष्ठी यहाँ पर आयोजित की गई। तो इसमें बहुत सारे विद्वान वक्ताओं ने अपने अपने विचार दिए। दिनेशपुर में 9 दिवसीय चल रहे रामबाग मेले का समापन हो गया। मेले का समापन विधिवत हवन के साथ किया गया। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष शिवरात्रि के उपलक्ष्य में रामबाग स्थित शिव मंदिर में 9 दिवसीय मेले का आयोजन हर साल किया जाता है। इस बार भी भव्य मेले का आयोजन किया गया। शिव मंदिर कमेटी एवं गांव वालों ने मंदिर में हवन यज्ञ करने के पश्चात भंडारे का आयोजन के साथ मेले का समापन कर दिया। इस दौरान सैकड़ों भक्तों ने भगवान ग्रहण किया। इस दौरान कमेटी के लोगों ने कहा कि इस बार पिछले वर्ष से बहुत अधिक लोगों ने मंदिर में शिवलिंग पर जल अभिषेक किया। साथ ही भारी संख्या में लोग मेले में पहुंचे। इस दौरान कमेटी के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से मेले का समापन होने पर क्षेत्रवासियों को धन्यवाद दिया। समापन हो गया, परमिशन हमारी खत्म हो गई। आज हवन कर हमने इस ऐतिहासिक मेले को समापन किया है और हवन के पश्चात आदिवासी रामबाग मेले की कमेटी पूरी बैठी और पूरा आय व्यय का विवरण हमने आज दिया है। पूरा मेला संतोषजनक रूप से रहा और एक ऐतिहासिक मेला है और इतिहास इस बार भी रचा। इस मेले ने कई चीज़ें इस मेले ने हमको सिखाई। 2 दिन बारिश के कारण मेला प्रभावित रहा ही रहा। आपने देखा कि भीड़ कम रही। आय व्यय के लिए बैठे हैं हम लोग, तो आय व्यय के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 4,05,000 के आसपास इस मेले का जो खर्च हुआ, जो कि यहाँ 2 मंदिर हैं, दोनों मंदिरों में जो पुजारी हैं उनका जो खर्चा जाता है वो भी हमने इस बार मेले के तत्पश्चात ही तुरंत ही दे दिया है। आज हल्द्वानी में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। हल्द्वानी के बिठोरिया नंबर के 2 निवासी पिछले 7 साल से अपने क्षेत्र में पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने पहुंचे तो स्थानीय महिलाओं का कहना है कि ठंड में किसी तरह काम चल जाता है, लेकिन गर्मियों में पानी की बूंद बूंद के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। और अब फिर से गर्मी का सीजन आने वाला है और जल संस्थान को पानी का बिल देने के बावजूद प्राइवेट टैंकरों से पानी मांगना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीण परेशान होकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने आए हैं। महिलाओं का कहना है कि वार्ड संख्या 37 के ग्रीन एन्क्लेव कॉलोनी में बहुत बुरे हाल हैं। लोग पूरे दिन पानी आने का इंतजार करते हैं, लिहाजा सभी लोगों ने उनके पानी की किल्लत को दूर करने की मांग का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। कटगड़िया से आए हैं हम, वार्ड नंबर 37 ग्रीन वैली से। सब पानी की इतनी प्रॉब्लम है हमारे वहाँ। साल के 15 या 20 टैंकर तो हम केवल गर्मी में मंगाते हैं सर। और कहाँ स्कूल जाना, कहाँ ड्यूटी वाले लोग हैं, सुबह पानी का कोई टाइमिंग नहीं है। कभी पानी वो खोल भी देता है तो कोई टाइम नहीं, 2 बजे रात के 12 बजे, और खोलेगा आधे घंटे के लिए। फिर दूसरी कॉलोनी वाले वहाँ से पानी अपना खोल लेते हैं वाल्व। बहुत दिक्कत है सर। पानी की समस्या आप किसी भी तरह पूरी करवा दीजिए, हम तो बहुत परेशान हैं। हमने सिटी मजिस्ट्रेट को दिया है अभी। सर नीरू। हल्द्वानी में राशन का माल लेकर जा रहे ट्रक सड़क से नीचे उतरने के कारण हादसा हो गया। ट्रक चालक हल्द्वानी से राशन का माल लेकर द्वारहाट की ओर जा रहा था, लेकिन आधे रास्ते में ट्रक चालक की आंख लग गई, जिससे ट्रक सड़क से नीचे उतर गया। गनीमत रही कि ट्रक चालक, परिचालक और मजदूर को किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं आई। सभी सुरक्षित रहे। घटना की जानकारी थाना द्वारहाट को मिलते ही थाना प्रभारी भगवान सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भेजा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे जाम घंटों तक बना रहा। बाद में दोनों ओर के वाहनों को दूसरे मार्ग से भेजा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।